तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस आईटीएफ। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 2 ट्रेड ट्रांजैक्शंस और उसका चैप्टर 2 पॉइंट एट लॉजिस्टिक्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये आईआईबीएफ के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की। लॉजिस्टिक्स बेसिकली ये है कि गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह तक एफिशिएंटली पहुंचाया जाए। सिर्फ पहुंचाना ही नहीं बल्कि ये प्लान करना कि कैसे पहुंचेगा, उसे एग्जीक्यूट करना और पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना ताकि सब कुछ स्मूथली और एफिशिएंटली हो। सिंपल शब्दों में कहें तो सही चीज़ सही जगह सही टाइम पर पहुंचे, यही लॉजिस्टिक्स का कोर मकसद है। अब इसमें क्या क्या आता है? गुड्स मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग, स्टॉक ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर्स प्रोसेस करके डिलीवर करने के लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट। इसके साथ पूरी सप्लाई चेन को कोऑर्डिनेट करना, डाटा मैनेज करना, कस्टम्स और रेगुलेशंस फॉलो करना और किसी भी अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट, ये सब लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रेड में लॉजिस्टिक्स की वजह से ऑपरेशंस एफिशिएंट होते हैं, कॉस्ट्स कम होती हैं और कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहते हैं। मतलब ये यह भी इंश्योर करता है कि गुड्स और सर्विसेज सही जगह पर, सही क्वांटिटी में और सही समय पर अवेलेबल हों। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड, हर जगह लॉजिस्टिक्स एक बेसिक ज़रूरत है। जो बिजनेसेस अपनी लॉजिस्टिक्स सही तरीके से मैनेज करते हैं वो ना सिर्फ कस्टमर नीड्स इफेक्टिवली मीट करते हैं बल्कि मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज भी गेन करते हैं। इसके साथ ग्लोबल लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सोचो, अगर गुड्स एक देश से दूसरे देश तक इफ़िशिएंटली नहीं पहुंच पाएं तो ट्रेड कैसे होगी? इसीलिए लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी और क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही देशों के बीच ट्रेड को प्रॉपरली इंटीग्रेट करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक या इनएफिशिएंट हो तो डिलेज आते हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं और परी ट्रेड स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए ग्लोबल ट्रेड को स्मूथ रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग और वाइड लॉजिस्टिक्स सिस्टम ज़रूरी है जो इफ़िशिएंसी और हाई प्रोडक्टिविटी दोनों को सपोर्ट करे। और आज के टाइम में लॉजिस्टिक्स सिर्फ पुराने ट्रेडिशनल तरीकों पर नहीं चलती बल्कि हाईटेक एनहांसमेंट्स और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ने इसे काफ़ी एडवांस्ड और इफेक्टिव बना दिया है। अब समझते हैं लॉजिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस को और सबसे पहले बात करते हैं एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट बनाने की। देखो, लॉजिस्टिक्स का स्कोप सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक सीमित नहीं है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर वेंडर मैनेजमेंट, पैकेजिंग, रिस्क मिटिगेशन, कस्टम्स प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंटेशन, कंटेनराइजेशन एंड मोर तक सब कुछ आता है। यानी ये एक बहुत वाइड सिस्टम है और इसी वजह से एक इफ़िशिएंट लॉजिस्टिक्स सिस्टम बिजनेसेस को उनकी पूरी सप्लाई चेन इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। अब इसका इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रोल है? लॉजिस्टिक्स बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती है जहां ट्रेड स्मूथली हो सके। ये बिजनेसेस को उनके सप्लायर्स, कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर से जोड़ती है। और सिर्फ यही नहीं, ये किसी देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से भी कनेक्ट करती है। जब गुड्स दूसरे देशों को एक्सपोर्ट होती हैं तो नेचुरली कई कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बैरियर्स आते हैं और यही वो पॉइंट है जहां बिजनेसेस पूरी तरह लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं कि ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम होंगे। और प्रैक्टिकली देखें तो एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स से बिजनेसेस का टाइम बचता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होती हैं और स्टोरेज, पैकेजिंग, कंटेनराइजेशन और वेंडर मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट भी कम होती हैं। कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर साइज का बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब बात करते हैं फैसिलिटेटिंग कनेक्शंस की। रिसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी ने लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस की इफ़िशिएंसी को काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी से पहले एक बेसिक ज़रूरत ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक ऐसा सिस्टम हो जो डिफरेंट पार्टीज़ के बीच कनेक्शंस, कोलैबोरेशंस और जॉइंट वेंचर्स फैसिलिटेट कर सके। सिर्फ फॉरेन मार्केट्स में सप्लायर्स, वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स ढूंढना काफ़ी नहीं है। बिजनेसेस को शिपिंग सर्विसेज, स्टोरेज फैसिलिटीज़ और कंटेनराइजेशन पर भी डिपेंड करना पड़ता है, तब जाकर वो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाते हैं।
ग्लोबल ट्रेड बेसिकली एक कनेक्टेड नेटवर्क की तरह काम करता है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। जब ये लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स स्ट्रॉन्ग और एडवांस्ड होते हैं तो एक लिबरलाइज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप बनता है, जिससे ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। साथ ही ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी सपोर्ट करते हैं, यानी गुड्स बड़ी क्वांटिटीज़ में और कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हर साइज़ का बिजनेस, चाहे छोटा हो या बड़ा, इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जानते हैं कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड तभी स्मूथली चल सकती है जब शिपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह अफोर्डेबल तरीके से मूव किया जा सके। लेकिन सच में हर बिजनेस के पास इतने रिसोर्सेज या फंड्स नहीं होते कि वो अपना खुद का ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। लार्ज कंपनीज तो दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप कर लेती हैं, लेकिन स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। वो ग्लोबल मार्केट्स में ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं। अब इन बिजनेसेस का मकसद क्या होता है? यही कि अपने कस्टमर्स को गुड्स कम से कम कॉस्ट पर सप्लाई करें, और इसके लिए वो शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर्स को कंपेटिटिव प्राइसेस मिल सके। यहीं पर लोकल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये लोकली अवेलेबल प्रोवाइडर्स प्रोड्यूसर्स को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में पार्टिसिपेट करने और उनसे बेनिफिट लेने में हेल्प करते हैं। और अब तो लोकल लेवल के बिजनेसेस भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, एयर फ्रेट मैनेजमेंट, कंटेनराइजेशन और इंफॉर्मेटिक्स को यूज़ करके अपने ऑपरेशंस को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी जब लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स एफिशिएंट, रिलायबल और इनोवेटिव हों तो हर साइज़ का बिजनेस इंटरनेशनल लिंकेजेस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बना और मेंटेन कर सकता है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशंस की। ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी ग्रो करती है जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेसेस के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन हो। और यहाँ लॉजिस्टिक्स ये डिसाइड करने में की रोल प्ले करती है कि कोई प्रोड्यूसर इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, और फॉरेन मार्केट्स में एंट्री और एक्सपेंशन के लिए ज़रूरी कनेक्शंस बना सकता है या नहीं। सोचो, अगर किसी देश का लॉजिस्टिक्स सिस्टम इनएफिशिएंट हो तो क्या होगा? वे ट्रेड के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा और बिजनेसेस के लिए कोलैबोरेशंस फॉर्म करने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेसेस मिलकर काम नहीं कर पाते तो उस देश की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट है। ये न सिर्फ कंज्यूमर मार्केट को इम्प्रूव करता है, बल्कि कंपनीज को वाइडर मार्केट्स में एक्सपैंड करने में भी सपोर्ट करता है। और इसका असर सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहता। जब ग्लोबल ट्रेड में बेटर कनेक्शंस और कोऑपरेशन होती है तो कंट्रीज अपने डेवलपमेंट गोल्स की तरफ तेज़ी से बढ़ती हैं। एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स सिस्टम ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के साथ साथ जॉब क्रिएशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इफ़िशिएंट इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स सिर्फ कमर्शियल गुड्स के लिए नहीं है। लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, हेल्थ केयर इक्विपमेंट और फूड सप्लाईज जैसी एसेंशियल आइटम्स को शॉर्टेजेस के दौरान मूव करने में भी ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है। यानी लॉजिस्टिक्स एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां गुड्स स्मूथली एक्सचेंज हो सकें, और साथ ही देश को कई इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब समझते हैं ट्रेड में लॉजिस्टिक्स के रोल को। इंटरनेशनल ट्रेड में लॉजिस्टिक्स का रोल बहुत वाइटल है, क्योंकि यह गुड्स और सर्विसेज की स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट इंश्योर करती है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को इफेक्टिवली कैरी आउट करने में हेल्प करती है। तो देखते हैं इसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स में ये डिसाइड करना होता है कि गुड्स को एक देश से दूसरे देश तक मूव करने के लिए कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे सूटेबल है, चाहे वो शिप्स हों, प्लेन्स हों, ट्रक्स हों या ट्रेन्स। साथ ही अप्रोप्रिएट रूट्स भी चूज़ करने होते हैं। ये सब डिसाइड करते वक्त कॉस्ट, ट्रांजिट टाइम और गुड्स की नेचर जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। सेकंड है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक्स पूरी सप्लाई चेन को ओरिजिन पॉइंट से फाइनल डेस्टिनेशन तक कोऑर्डिनेट करती है। इसमें सप्लायर्स को मैनेज करना, इन्वेंटरी कंट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करना शामिल है, ताकि गुड्स सही जगह पर और सही टाइम पर अवेलेबल हों। थर्ड है कस्टम्स कंप्लायंस। इंटरनेशनल ट्रेड में इसके लिए अलग अलग कस्टम्स रेगुलेशंस और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिसमें शामिल हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लाइसेंसेस, कस्टम्स डिक्लेरेशंस और टैरिफ क्लासिफिकेशंस जैसे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं।
लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स ये पूरा प्रोसेस हैंडल करते हैं ताकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हों और गुड्स बिना किसी डिले के कस्टम से निकल सकें। फोर्थ है वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स को सप्लाई चेन के अलग अलग स्टेजेस पर स्टोर, कंसोलिडेट या डीकंसोलिडेट करना पड़ सकता है, इसलिए वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स का एक की पार्ट है। प्रॉपर वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कॉस्ट्स कम होती हैं और कस्टमर डिमांड समय पर मीट होती है। फिफ्थ है रिस्क मैनेजमेंट। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में कई तरह के रिस्क्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी वैल्यूज में चेंजेस, नेचुरल डिजास्टर्स और थेफ्ट। लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स इन सभी रिस्क्स को हैंडल करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते हैं ताकि पोटेंशियल डिसरप्शंस को मिनिमाइज किया जा सके। सिक्स्थ है कंप्लायंस विद इंटरनेशनल रेगुलेशंस। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जैसी बॉडीज के बनाए गए इंटरनेशनल रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। सेवेंथ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न लॉजिस्टिक्स पूरी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम्स पर डिपेंड करती है, जो शिपमेंट्स ट्रैक करने, इन्वेंट्री मैनेज करने और सप्लाई चेन में इन्वॉल्व्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये सिस्टम्स पूरी सप्लाई चेन में गुड्स की रियल टाइम ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग पॉसिबल बनाते हैं। एट्थ है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स मिनिमाइज करने, लीड टाइम्स कम करने और इन्वेंट्री लेवल्स ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है। ये कॉस्ट सेविंग एफर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व्ड बिजनेसेस की ओवरऑल कंपेटिटिवनेस को एनहांस करते हैं। और नाइन्थ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लॉजिस्टिक्स ये इंश्योर करती है कि गुड्स कस्टमर्स तक समय पर और प्रॉपर कंडीशन में पहुंचे। डिलीवरी स्पीड और प्रोडक्ट क्वालिटी की एक्सपेक्टेशंस मीट होने से कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती है और इंटरनेशनल मार्केट्स में रिपीट बिजनेस मिलता है। और टेंथ है सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस। रीसेंट टाइम्स में इंटरनेशनल ट्रेड में सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिसेस पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ करना शामिल है ताकि एनवायरमेंटल गोल्स को सपोर्ट किया जा सके। अब समझते हैं डिजिटाइजेशन के रोल को लॉजिस्टिक्स में। डिजिटाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, जिसे डिजिटल लॉजिस्टिक्स या लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं, बेसिकली ये है कि सप्लाई चेन को बेटर और फास्टर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाए। तो चलो देखते हैं इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट है विजिबिलिटी और ट्रैकिंग। पहले के टाइम में ये पता करना मुश्किल था कि शिपमेंट कहाँ पहुँची, लेकिन अब डिजिटल टूल्स की मदद से गुड्स को पूरी सप्लाई चेन में कंटिन्यूअसली ट्रैक और मॉनिटर किया जा सकता है। यानी बिजनेसेस रियल टाइम में देख सकते हैं कि शिपमेंट कहाँ है, कितनी प्रोग्रेस हुई है और कोई डिले या प्रॉब्लम आने वाली है तो उसे पहले से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सेकंड है डेटा एनालिटिक्स। अब सिर्फ ट्रैकिंग काफ़ी नहीं है, डेटा को एनालाइज करना भी ज़रूरी है। एडवांस्ड एनालिटिक्स और डेटा ड्रिवन इंसाइट्स की मदद से ये समझ जा सकता है कि सप्लाई चेन कैसी परफॉर्म कर रही है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके रूट्स बेटर प्लान हो सकते हैं, इन्वेंट्री एफिशिएंटली मैनेज हो सकती है और फ्यूचर डिमांड को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। थर्ड है सप्लाई चेन कोलैबोरेशन। पहले मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और कस्टमर्स सब अलग अलग काम करते थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आती थीं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स की वजह से ये सब एक साथ इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बेटर होती है और सब कुछ स्मूथली कोऑर्डिनेट होता है। फोर्थ है ऑटोमेशन। कस्टम्स क्लियरेंस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग और इन्वॉइसिंग जैसे काम पहले मैन्युअली होते थे, जिसमें टाइम भी लगता था और एरर्स भी होते थे। पर ऑटोमेशन की वजह से ये सब ऑटोमेटिकली और एक्यूरेटली होता है, मैनुअल एरर्स कम होते हैं और गुड्स की मूवमेंट काफ़ी फास्टर हो जाती है। फिफ्थ है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी WMS। सोचो, एक बड़े वेयर हाउस में हज़ारों गुड्स हैं, मैन्युअली सब ट्रैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, यहीं WMS काम आता है। ये सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर पिकिंग और स्टोरेज को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है, जिससे पूरा वेयर हाउस ऑपरेशन स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है। सिक्स्थ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लॉजिस्टिक्स में सबसे बड़ी चैलेंज होती है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की। ब्लॉकचेन इसी को सॉल्व करता है। इसकी मदद से ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स ज़्यादा सिक्योर और टैम्पर प्रूफ बनते हैं। गुड्स की ओरिजिन ट्रैक करना हो या डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना हो
ब्लॉकचेन सप्लाई चेन में पूरी ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी एंश्योर करता है। 7th है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी EDI। पहले परचेज ऑर्डर्स एंड इनवॉइस जैसे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली एक्सचेंज होते थे, जिसमें काफ़ी टाइम और पेपर वर्क लगता था। EDI की वजह से ये सब डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच एक्सचेंज होते हैं, पेपर वर्क कम होती है और ट्रांजैक्शंस काफ़ी फास्टर हो जाते हैं। 8th है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। IoT में सेंसर्स और GPS ट्रैकर्स जैसे डिवाइसेस गुड्स के साथ लगे होते हैं, जो रियल टाइम में ये बताते हैं कि गुड्स कहाँ हैं और किस कंडीशन में हैं। अगर कोई राउट बेटर है या कार्गो को कोई डैमेज का रिस्क है, तो ये इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है और समय रहते एक्शन लिया जा सकता है। और 9th है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI का यूज़ डिमांड फोरकास्टिंग, रूट ऑप्टिमाइजेशन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स डेटा में पैटर्न्स देखते हैं, प्रेडिक्शंस बनाते हैं और इससे डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्मार्टर और फास्टर हो जाती है। 10th है कस्टम्स कंप्लायंस और ट्रेड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर। इंटरनेशनल ट्रेड में कस्टम्स और ट्रेड रेगुलेशंस फॉलो करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये सॉफ्टवेयर इसी को आसान बनाता है। ये एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर करता है, कस्टम्स प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करता है और ट्रेड लॉज की कंप्लायंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी बिजनेसेस को मैन्युअली हर रेगुलेशन ट्रैक नहीं करनी पड़ती, ये सॉफ्टवेयर ये काम ऑटोमेटिकली कर देता है। और 11th है ई कॉमर्स इंटीग्रेशन। ई कॉमर्स की ग्रोथ के साथ लॉजिस्टिक्स की डिमांड्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं। डिजिटल लॉजिस्टिक्स इसी को हैंडल करती है, चाहे ऑनलाइन ओ एड्रेस का फुलफिलमेंट हो या इंटरनेशनली परचेज की गई गुड्स की मूवमेंट हो। यानी जब कोई कस्टमर दूसरे देश से कुछ ऑर्डर करता है तो डिजिटल लॉजिस्टिक्स ये इंश्योर करती है कि वो ऑर्डर स्मूथली प्रोसेस हो और सही टाइम पर कस्टमर तक पहुंचे। अब समझते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी NLP को। इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से $200 बिलियन से भी ज़्यादा का है, लेकिन यह सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। इसमें करीब 20 गवर्नमेंट एजेंसीज, 40 गवर्नमेंट पार्टनर एजेंसीज, 36 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, 129 इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, 168 कंटेनर फ्रेट स्टेशंस और इनके अलावा भी कई इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व्ड हैं। इतनी सारी एंटिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी टाइम और कॉस्ट लगती है। अब अगर किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में $100 लगते हैं, तो उसमें से करीब $12 सिर्फ कस्टम्स, पेपर वर्क, इंश्योरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉस्ट पर खर्च होते हैं। इंडिया की ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की GDP का करीब 13% है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और चाइना जैसे देशों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। और ये हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स इंडिया के एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस पर डायरेक्टली प्रेशर डालती है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में वो कम कंपेटिटिव हो जाते हैं। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है और लीगल हर्डलेस गुड्स की स्मूथ मूवमेंट में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करते हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए 17 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी NLP इंट्रोड्यूस की। इसका मेन मकसद है गुड्स की मूवमेंट को आसान बनाना और इकोनॉमी में ट्रेड सेक्टर को स्ट्रेंथन करना। अब बात करते हैं NLP 222 के मेन फीचर्स की। फर्स्ट, ये पॉलिसी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को GDP के 13-14% से घटाकर अगले 5 सालों में करीब 8% तक लाने का टारगेट रखती है। ये एक बहुत एम्बिशियस गोल है, लेकिन इसी से इंडिया की एक्सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट्स में ज़्यादा कंपेटिटिव बन सकती हैं। सेकंड, गवर्नमेंट एक ऐसा रोड मैप तैयार करने की प्लान कर रही है जिससे कार्गो मूवमेंट के लिए रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो। इसके लिए रेलवेज, शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट जैसे ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया जाएगा और साथ ही देश भर में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर लॉजिस्टिक्स पार्क्स और हब्स भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। थर्ड, गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डिजिटल सिस्टम्स को अपनाने और उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने पर फोकस करेगी। इस नई पॉलिसी के तहत 4 फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के लिए एक सिंगल इंटरफेस देने के लिए। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप सिस्टम में लगातार इंप्रूवमेंट्स करने के लिए काम करेगा। इसके लिए इस पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फर्स्ट फीचर है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम यानी IDS।
अभी रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, कस्टम्स, एविएशन और कॉमर्स जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह होती है। आईडीएस के थ्रू ये सब एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर कंबाइन हो जाएगी। सेकेंड फीचर है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूएलआईपी। ये एक सिंगल पोर्टल होगा जहां ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड सभी डिजिटल सर्विसेज एक साथ अवेलेबल होंगी, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ एक जगह मिलेगा। थर्ड फीचर है ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स यानी ई लॉग। ये इंडस्ट्री एसोसिएशंस को गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने और अपने इश्यूज या कंसर्न्स एड्रेस करने की फैसिलिटी देता है। इसका नतीजा ये होगा कि इंडियन लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ी सभी की एंटिटीज रियल टाइम मूवमेंट्स ट्रैक कर पाएंगी, डॉक्यूमेंट्स डिजिटली एक्सेस कर पाएंगी, कॉस्ट्स कम होंगी और वैल्यूएबल टाइम भी बचेगा। अब बात करते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स की। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स के लिए एक वन स्टॉप ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्रिएट किया जाए। इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सिंपलर होगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कस्टम्स, पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज यानी पीजीएस और दूसरी रेगुलेटरी एंटिटीज की डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स सब डिजिटाइज हो जाएंगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है एक डेटा और एनालिटिक्स सेंटर सेटअप करना ताकि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो और की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा सके। थर्ड ऑब्जेक्टिव है बिजनेसेस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट के बीच कोऑपरेशन को प्रमोट करना ताकि लॉजिस्टिक्स में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट हो और सेक्टर में इनोवेशन को एनकरेज किया जा सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है देश भर में लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान डेवलप और मेंटेन करना, जिसे इंटीग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान कहा जाएगा। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करके ट्रेड और ओवर ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। ये पॉलिसी 10 to 15 मिलियन एडिशनल जॉब्स जनरेट करने का टारगेट रखती है ताकि सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट को डबल किया जा सके। साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा और जेंडर डाइवर्सिटी को भी एनकरेज किया जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है इंडिया की रैंकिंग को लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 25 to 30 के बीच लाना। ये इंडिया को ग्लोबली एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स प्लेयर के रूप में एस्टैब्लिश करेगा। इसके साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करने पर भी फोकस है। देश भर में स्टोरेज फैसिलिटीज़ की क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी, जिसमें स्पेशलाइज्ड वेयर हाउसेज भी शामिल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इफ़िशिएंट एग्री लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करना ताकि एग्रीकल्चरल वेस्टेज को 5% से नीचे लाया जा सके। ये फार्मर्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डेवलप किया जाएगा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्रॉस रीजनल ट्रेडिंग को सपोर्ट करेगा, यानी छोटे बिजनेसेस भी देश के किसी भी कोने में और इंटरनेशनली ट्रेड कर पाएंगे। और फाइनली ग्रीन लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने को एक की पॉलिसी प्रायोरिटी के रूप में प्रमोट किया जाएगा ताकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर एनवायरनमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बने। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के दूसरे इनिशिएटिव्स की जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ जुड़े हैं। फर्स्ट है गति शक्ति। प्रधानमंत्री गति शक्ति यानी पीएमजीएस स्कीम को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंटीग्रेटेड प्लानिंग के लिए 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ लाया जा सके। ये पूरे सेक्टर को कवर करती है, रूल्स सिंप्लीफाई करती है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड इश्यूज एड्रेस करती है। इस पॉलिसी का मकसद है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को एक इंटीग्रेटेड, रिलायबल, रिजिलियंट और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना। जीएसटी की इंट्रोडक्शन ने भी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव की है। ट्रक टर्नअराउंड टाइम 20% से ज़्यादा कम हुआ है। इसके अलावा फास्टैग, फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल्स जैसे मेजर्स ने भी लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को काफ़ी एफिशिएंट बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। सेकेंड है भारतमाला प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड रोड और हाईवेज प्रोग्राम है। इसका ऑब्जेक्टिव है न्यू ग्रोथ सेंटर्स को नेशनल हाईवेज नेटवर्क से कनेक्ट करके कनेक्टिविटी एक्सपैंड करना और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को ब्रिज करना। इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, वाटरवेज का डेवलपमेंट और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स की क्रिएशन जैसे इनिशिएटिव्स भी शामिल हैं। थर्ड है सगरमाला इनिशिएटिव। ये एक नेशनल प्रोग्राम है जो इंडिया की वाटरवेज और कोस्टलाइन के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने पर फोकस्ड है ताकि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। इस इनिशिएटिव का मकसद वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करके इंडियाज लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ाना है।
ये इनिशिएटिव एग्जिस्टिंग वाटरवेज और कोस्टल एरियाज को यूज़ करने पर फोकस करता है ताकि नया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत कम हो। साथ ही ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। और इसके साथ ये ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी एम रखता है ताकि कार्गो पोर्ट्स तक और पोर्ट्स से कम कॉस्ट पर जल्दी और बेटर इफ़िशिएंसी के साथ मूव हो सके। अब समझते हैं सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज यानी SLDE को इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 28 जुलाई 2021 को SLDE इंट्रोड्यूस किया। साथ ही एक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG एमिशंस कैलकुलेटर भी लॉन्च किया गया। ये डिजिटल इनिशिएटिव 3 मेन चीज़ों को टारगेट करता है: लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम करना और मल्टी मोडालिटी को प्रोमोट करना, यानी मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ यूज़ करना। ये डिजिटल इनिशिएटिव्स उन एरियाज को एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं जहां पहले प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज दोनों की तरफ से बहुत कम या कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और इस लॉन्च ने ये क्लियरली हाईलाइट किया कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है। इंडिया की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स कम करने के लिए और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिया स्पेसिफिक मेट्रिक्स डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक्स डिवीजन, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने टारगेटेड डिजिटल इनिशिएटिव्स प्लान किए हैं। इनका मकसद है अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के डिजिटल सिस्टम्स को कनेक्ट करना और सिस्टम में आइडेंटिफाई किए गए गैप्स को एड्रेस करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में 2 इम्पॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स डेवलप किए गए हैं। पहला SLDE प्लेटफॉर्म, जो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में एक्सचेंज करने के लिए है, और दूसरा GHG एमिशंस कैलकुलेटर, जो फ्रेट मूव करने के लिए सबसे सूटेबल और सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। SLDE प्लेटफॉर्म को इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की जनरेशन, एक्सचेंज और कंप्लायंस का जो पुराना मैनुअल प्रोसेस था, उसे एक सिक्योर और सीमलेस डिजिटल सिस्टम से रिप्लेस किया जा सके। ये सिस्टम लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में क्रिएट, स्टोर और शेयर करने की फैसिलिटी देता है। सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए आधार और ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा यह डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र का कंप्लीट ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड करता है। ट्रांजैक्शंस फास्टर होते हैं, शिपिंग कॉस्ट और कार्बन एमिशंस कम होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसान हो जाती है और फ्रॉड के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बैंक्स और दूसरे पार्टिसिपेंट्स जैसे फ्रेट फॉरवर्डर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और वेसल ऑपरेटर्स के साथ डेवलप और टेस्ट किया गया। SLDE के साथ गवर्नमेंट ने एक GHG यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कैलकुलेटर भी इंट्रोड्यूस किया। ये टूल यूज़ करने में बहुत सिंपल है और अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड्स में GHG एमिशंस को मेजर और कंपेयर करने में हेल्प करता है। ये स्पेसिफिक गुड्स के बेस्ड पर कंपैरिजन करने की फैसिलिटी देता है और रोड और रेल के बीच एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, समर ट्रांसपोर्टेशन की टोटल कॉस्ट भी दिखाता है। इस टूल का मेन मकसद ये है कि बिजनेसेस को सबसे सूटेबल और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन चूज़ करने में हेल्प मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2.8 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 2.9 में।